Hi, I am Dr. Arif Javed on behalf of English Solutions. And in the CSS essay series, today we are discussing the essay outline. So I'm going to talk about how to develop the outline for your CSS essay, paper one. First of all, I would like to mention the examiner's point of view about outline. It has been seen that there are several myths about what the examiner thinks or does not think about the outline. अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी एग्जामिनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन ही पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद कंक्लूजन वगैरह और बाकी ऐसे जो है उसकी परवाह नहीं करते, जबकि एक दूसरा तबका फिक्र ये समझता है कि एग्जामिनर आउटलाइन को तो देखते ही नहीं है, ये तो एक फालतू सी चीज वो समझते हैं और वो सिर्फ इंट्रोडक्शन या बाकी ऐसे जो है वो पढ़ते हैं. एज एन इंग्लिश टीचर आई कैन नॉट agree with both of these points of view. If the Federal Public Service Commission has set up a rule for writing the outline, the examiners, it is their task, it is their job, it is their duty to deal with the outline as an integral part of the essay. So that is why I would ask you people कि essay की outline को full responsibility के साथ और इसको essay का एक important part समझते हुए इसको deal करें. Otherwise आपको इस lecture को मजीद सुनने की ज़रूरत नहीं है. मैं कम से कम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अहमियत देता हूँ कि आउटलाइन क्या है. उसकी वजह क्या है कि आउटलाइन बेसिकली होती क्या है. एन एसे आउटलाइन इज बेसिकली योर प्लान फॉर द एसे. ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर के लिए नहीं लिखी जाती. एन आउटलाइन इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो, फॉर द एस्पायरेंट्स ऑल्सो, कि आपको ये मालूम हो कि बेसिकली ऐसे के अंदर मैंने बाकी सारा का सारा डील की चीज़ों के साथ करना है. इट इज़ डेवलप्ड थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग योर सेलेक्टेड टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाहिर है कि आपने अपना टॉपिक जो है वो बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना होता है. उसके बाद उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके ऊपर एक सेपरेट पेज के ऊपर सारे पॉइंट्स, माइंड मैपिंग, जो आइडियाज आपके जहन में आ रहे हैं उनको अलग से लिखें. जो लोग डायरेक्टली आउटलाइन लिखनी शुरू कर देते हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई आइडिया आया है तो समझ नहीं आ रहा कि उसको किस हेडिंग के अंदर डालना है, उस सब सब हेडिंग जो है वो कौन सी बनानी है. इसलिए बेहतर होता है कि पहले आप आउटलाइन से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन कर लें और एक अलग पेज के ऊपर सारे पॉइंट्स जो हैं उनको डिटेल से लिख लें और उसके बाद आउटलाइन में उनको लिस्ट आउट जो है वो करें. As you are going to write a long piece of academic writing in the next few hours, you must have a plan which you show to the examiner. ये है बेसिक पर्पस आउटलाइन का कि अब मैं जो नेक्स्ट जो और काफ़ी सारे पेजेस, चूंकि देर आर मोर देन 12 15 20 पेजेस दैट यू राइट, सो उसके अंदर आपके पास प्लान क्या है, किस तरह से आप अपने आइडियाज को ले आउट करेंगे. शुरू में एग्जामिनर को ये सारी की सारी चीज जो है दिखानी होती है, और ये किस तरह दिखाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन के जरिए. और यहाँ पे a number of points I have highlighted about what you should do and what you shouldn't do in outline writing. So पहले हम डील करते हैं should के साथ कि आपको आउटलाइन में बेसिकली करना क्या चाहिए. सबसे पहली चीज ये है कि an outline should be written in phrases, not sentences. सेंटेंस और फ्रेज में क्या फर्क है? सेंटेंस में पूरा बाकायदा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब है तो उसके हेल्पिंग वर्ब वर्ब सारा कुछ जो है वो दिया होगा. वेयर एज फ्रेजेस से मुराद है कि इसमें दिस इज ग्रामेटिकली नॉट अ सेंटेंस, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट और सब कुछ जो है वो नहीं होता. आमतौर पे जो आप देखते हैं हेडलाइंस न्यूज़पेपर्स की, वो फ्रेजेस होते हैं, वो सेंटेंसेस नहीं होते. सो आउटलाइन को फ्रेजेस में लिखना होता है. अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, बिकॉज सेंटेंसेस जो हैं वो लेटर ऑन आपने ऐसे के अंदर लिखने हैं, यहाँ पे आउटलाइन के अंदर नहीं लिखने होते. सो द पॉइंट नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इट शुड बी रिटन इन फ्रेजेस. आउटलाइन इज रिटन इन हेडिंग एंड सब हेडिंग फॉर्म. ये पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखी जाती. इसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स जिसे आप कह सकते हैं कि आपने हेडिंग दी है, इंट्रोडक्शन जैसे हेडिंग है, लेकिन इंट्रोडक्शन के आगे सब हेडिंग कोई नहीं होती. बाकी जो आपके पास सेकंड थर्ड फोर्थ जो हेडिंग आएगी उसकी मेन आपकी हेडिंग है कि आपने देखें ऐसे एक इट्स अ लार्ज पीस ऑफ राइटिंग.
उसको मुनासिब हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। जिस तरह से बुक देखें तो चैप्टर्स में डिवाइडेड होती है, कोई आर्टिकल देखें तो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होती है, तो इसी तरह से ऐसे जो है वो डिवाइड होनी चाहिए डिफरेंट हेडिंग्स में। वो अलग बात है कि हम ये हेडिंग्स जो हैं ऐसे के अंदर लिखते नहीं हैं। स्कूल या कॉलेज की एसेज, कॉन्ट्ररी टू दोज एसेज, यहाँ पे वहाँ पे तो जो तो स्कूल कॉलेज में तो हेडिंग्स लिखी जाती हैं, लेकिन सीएसएस इंग्लिश ऐसे में हेडिंग कभी नहीं दी जाती ऐसे राइटिंग में, लेकिन आउटलाइन में हेडिंग दी जाती है और उसके बाद उनकी सब हेडिंग्स जो हैं वो भी देनी होती है। इट शुड नॉट गो टू थर्ड लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन, ओनली हेडिंग एंड सब हेडिंग। बाज लोगों को इस बात की समझ नहीं थी आई जब मैं शुरू में एक्सप्लेन कर रहा था ग्रुप में कि हेडिंग तो हो गई ना जी, आपके पास कोई भी टॉपिक है, से फॉर एग्जांपल यू हैव द टॉपिक ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो अब उसकी सब हेडिंग जो है वो हेडिंग उसके अंदर आ जाएगी कि उसकी फॉर एग्जांपल द कॉजेज ऑफ द क्राइसिस। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग आ गई द इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस। अब जहाँ पे कॉजेज आ गई वहां पे उसके अंदर सब हेडिंग आएगी कि फॉर एग्जांपल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कि गवर्नमेंट्स जो है या द गवर्नमेंट्स अनक्लियर वाटर पॉलिसी बाय सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स, कि गवर्नमेंट्स जो है वो कोई क्लियर पॉलिसी नहीं, तो ये सब हेडिंग्स हैं, ये आपके बेसिकली पैराग्राफ्स की हेडिंग्स हैं। बस थर्ड, ये दो लेवल्स आगे ना, अब इसके बाद थर्ड लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है उसमें नहीं जाना। यानी आपने थर्ड लेवल क्या है, अब पैराग्राफ के अंदर जो कुछ आपने लिखना है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आउटलाइन शुड हैव 5 to 7 हेडिंग्स आइडियली। हेडिंग्स आपकी ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 5 से कम हो तो फिर वो, देखिए इतना लंबी ऐसे है तो आपने उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया, 5 यानी एक तो हो गया इंट्रोडक्शन और एक हो गया कंक्लूजन, तो क्या दरमियान में सिर्फ 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड? बाज लोग समझते हैं कि इशू बेस्ड एसेस को कॉज, इफेक्ट और रेमेडीज में सिर्फ तकसीम करना चाहिए, लेकिन आमतौर पे इससे ज्यादा की भी जरूरत होनी चाहिए होती है। बट बी केयरफुल, बहुत ज्यादा बाज लोग 9, 10, 11 हेडिंग्स जो है बना जाते हैं, वो फिर मुश्किल हो जाती है बेसिकली जब, और उसको गौर से देखा जाए तो वो हेडिंग्स कंबाइन करके वो होती एक ही तरह की चीजें हैं, लेकिन उसको बस खाम वो, इसलिए कि ये पॉइंट जहन में नहीं होता कि 5 to 7 हेडिंग्स जो है आइडियली आप 8 भी कर सकते हैं, 6 भी हो सकती हैं, और ईच हेडिंग जो है शुड बी स्प्लिट इनटू 4 to 5 सब हेडिंग्स। आपके पास मेन हेडिंग है और उसके बाद आपकी सब हेडिंग्स हैं, ये आपके बुलेट पॉइंट्स हैं बेसिकली, हेडिंग के आगे ये बुलेट पॉइंट्स हैं। ये सब हेडिंग्स क्या चीज है, दीज आर योर पैराग्राफ्स। सो ये पैराग्राफ का बेसिकली जो मेन उसकी जो पॉइंट है वो यहाँ पे जो है वो लिखा जाता है। ईच हेडिंग एंड सब हेडिंग शुड हैव मिनिमम 3 to 4 वर्ड्स। अब ये भी जरा ख्याल रहे, मैंने कहा कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो है वो फ्रेजेस में होनी चाहिए, कम अज कम 3 to 4 वर्ड्स जरूर होने चाहिए, बट नॉट मोर देन 10 to 12 वर्ड्स। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं कर सकते कि लंबा फ्रेज लिखते हैं 2 और 3 लाइंस का, तो हेडिंग जो है वो मैक्सिमम 1 लाइन की होती है, और या मैक्सिमम थोड़ी सी 1 लाइन से ज्यादा, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा हो जाती है तो फिर वो हेडिंग नहीं रही, वो आपने पूरा सेंटेंस ही लिख दिया, वो पूरी डिस्कशन ही कर दी वहां पे। तो हेडिंग सिर्फ ये बताना होता है कि मेरी मेन मैं इस चीज के पैराग्राफ्स, मेरी टेक इसके ऊपर या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस ऐसे के बारे में, इस टॉपिक के बारे में ये है, और ये पॉइंट्स मैंने एसेस के पैराग्राफ्स के अंदर जो है वो डिस्कस करने हैं। सो हेडिंग एंड सब हेडिंग्स मिनिमम 3 to 4 वर्ड जरूर लिखें। सिंगल वर्ड हेडिंग्स नहीं चलती, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और 3 to 4 मिनिमम वर्ड मिनिमम जरूर होने चाहिए, लेकिन और इसको ज्यादा लेंथी भी नहीं करना। इसके बाद आउटलाइन शुड बी रिटन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी पहले ऐसे लिख लें, तो ऐसे के बाद जो है वो आउटलाइन डेवलप, जो कुछ आपने ऐसे में लिखा है ना, अब उसमें से आउटलाइन डेवलप कर लें। आई हैव सीन hundreds of thousands of essays in CSS, एंड मैंने कभी एक भी ऐसे ऐसी नहीं देखी कि जो रिवर्स में आउटलाइन डेवलप की हो और वो सक्सेसफुल हो। बाज लोग आउटलाइन इनकम्प्लीट होती है, हम पेपर खोलते हैं देखते हैं आउटलाइन इनकम्प्लीट है और ऐसे पूरी लिखी हुई है, भाई ये क्या है, साफ पता चलता है कि ये रिवर्स में लिखी हुई है। बाज टीचर्स एडवाइस करते हैं कि जी रिवर्स में लिखें, आप पहले ऐसे लिख लें, फिर जो जो कुछ आपने लिखे ना आपके जहन में आया है,
अब ये क्या है, ये फेल होने का प्लान है। मैं इसको ये कहता हूं कि अगर आप शुरू में आपने आउटलाइन नहीं बनाई और पहले ऐसे लिख ली है, तो ये आप यू आर एमिंग टू फेल, यू आर एमिंग टू नॉट सक्सीड। और उल्टा, आपके पास प्लान हो जिसके मुताबिक ऐसे डेवलप करें, ये सीधा तरीका है इसका। दोज हु राइट आउटलाइन आफ्टर राइटिंग द essay, और वो समझते पता क्या है, assuming that they would develop the essay as they write, are easily caught by the examiner। आम लोगों का, बाज लोग ये समझते हैं कि हम ऐसे लिखेंगे ना तो साथ साथ आइडियाज आते जाएंगे, तो फिर हम लिखते जाएंगे और उसके बाद हम उनकी जो है हेडिंग्स बना लेंगे। नो, दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। Nobody who does not have a plan can write for 3 hours, और वो भी लॉजिकल हो, कोहेरेंस हो उसके अंदर। इस तरह से नहीं चलता ये काम। Essay should follow the sequence of points in the outline। ये भी ख्याल रहे कि आपने जो कुछ आउटलाइन में जो सीक्वेंस दिया था, अब उसको चेंज नहीं करना। बाज एग्जामिनर्स, मेरे जैसे एग्जामिनर्स फॉर एग्जांपल, पकड़ लेते हैं पॉइंट्स को। देखना है भाई ये क्या चल रहा है, ये हेडिंग नंबर 3 है, उसका पॉइंट नंबर सी है, और शुरू से ऊपर आप देखें तो ये नंबर 9 बनता है। आप गिन के हम पैराग्राफ्स पे हम पहुंच जाते हैं, नंबर 9 पैराग्राफ में ये पॉइंट डिस्कस हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा। दिस मीन्स दैट दिस कैंडिडेट is neither has a plan, or even if has a plan, is not following that। So देखिए ना, ऐसे के थ्रू हो क्या रहा है सीएसएस में, पूरा एक ब्रेन, एक माइंड जो है, एक वे ऑफ थिंकिंग जो है, वो टेस्ट किया जा रहा है। कैन यू हैंडल दिस मच इंफॉर्मेशन, एंड हाउ वेल कैन यू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज। सो ये वो चीजें हैं जो बेसिकली, और ये सब चीजें आप कहाँ से कंट्रोल करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दी आउटलाइन कंट्रोल्स दी एसे। सो ये चीजें कैसे कंट्रोल करते हैं, यू कंट्रोल एवरीथिंग थ्रू दी प्लान, थ्रू दी आउटलाइन। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा द थिंग्स दैट यू शुडंट डू इन दी outline। There is no concept of single word headings or subheadings like causes, for example. Oh, by causes of what? So don't write single word headings or subheadings. पहले मैंने जिक्र किया, heading should be minimum 2 to 3, minimum 3 to 4 words, और उसके बाद 2 words का भी कोई तुक नहीं ना बनती। तो या आप लिख दें मेन कॉजेज, भाई किस चीज की, टॉपिक से रिलेट करें। कहा यह जाता है कि हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स शुड बी सिनोनिमस विद द टॉपिक, यानी टॉपिक के वर्ड्स, टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है वो हर हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर आपको नजर आना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो आप हर हेडिंग और सब हेडिंग में नहीं कह सकते कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, इफेक्ट ऑफ वाटर, बार बार ये चीजें नहीं कह सकते। एनी हाउ, सो डोंट राइट सिंगल वर्ड हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। डू नॉट इंक्लूड एग्जाम्पल्स इन आउटलाइन। ये एक मेजर गलती होती है। बाज लोग जो एग्जाम्पल उन्होंने पैराग्राफ के अंदर देनी थी ना, वही एग्जाम्पल जो है वो लगा जाते हैं उसके अंदर, हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर जो है वो लिख भी जाते हैं। नो, नोबडी हैज आस्क्ड यू फॉर दैट। वो तो पैराग्राफ का मटेरियल है ना। तो मैंने कहा ना कि थर्ड लेवल तक आपने नहीं जाना, पैराग्राफ के अंदर जो कुछ आपने डालने हैं पॉइंट, जो चीजें शामिल करनी है, उनको आउटलाइन में जिक्र नहीं करना आपने। And do not include the points you are going to discuss in the paragraph। जैसे मैंने कहा, in the outline just write what the paragraph is about। For example, आपने कहा lack of water storage capacity कि पाकिस्तान के अंदर, अब आपने, अब lack of water storage capacity, इस लफ्ज के अंदर सब कुछ शामिल है। फ्रेज है, लैक है हमारे पास किस चीज का, वाटर स्टोरेज का, हमारी कैपेसिटी कम है। पानी तो आता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो कैपेसिटी कम होने की वजह से समंदर में हमें जाया करना पड़ता है। सो अब ये हेडिंग के अंदर एवरीथिंग इज देयर, जिसके ऊपर आपने पॉइंट जो है, पैराग्राफ जो है वो डिस्कस। सो इन द आउटलाइन जस्ट राइट व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। Do not write subheadings so briefly that later, while writing the essay, you do not remember what the paragraph is about। आमतौर पे होता क्या है, देखिए आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई है शुरू में। मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरू में चूंकि आप फ्रेश हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पूरा प्लान, आउटलाइन जो है मुकम्मल लिख लें शुरू में, बिकॉज यू आर फ्रेश एट दैट टाइम। एंड उस वक्त आप पूरा टॉपिक जो है उसके बारे में वो, उसको यू कैन होल्ड इट इन योर माइंड, एंड यू कैन
थिंक अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब आपने जब लिख लिया आउटलाइन में कि मेरे पास दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू राइट अबाउट और इंक्लूड इन द एसे, तो फिर स्टिक टू दैट। बाज़ औक़ात आप सब हेडिंग्स इतनी ब्रीफ, और जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो क्या कर रहे हैं, अब आपने पॉइंट लिया आउटलाइन से और पैराग्राफ डेवलप कर लिया, पॉइंट लिया उससे आउटलाइन से और आगे पैराग्राफ डेवलप कर लिया। बाज़ औक़ात आप वापस जाते हैं आउटलाइन में, तो द सब हेडिंग हैज़ बीन रिटन सो ब्रीफली कि आपको समझ नहीं आती कि भाई मैंने क्या करना था। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ पॉलिसी, आपने हेडिंग दी हुई है लैक ऑफ पॉलिसी, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट्स की, या इंटरनेशनल फोरम्स की? सो यू डोंट रिमेंबर दैट, सो बी केयरफुल। लैक ऑफ पॉलिसी बाय whom? डिपार्टमेंटल पॉलिसी, वाटर रिसर्च काउंसिल की पॉलिसी, या गवर्नमेंट की, या किस तरफ से? एंड आउटलाइन शुड नॉट एक्सीड 2 pages ऑन योर आंसर शीट। ये जरा ख्याल रखिएगा। सम पीपल राइट वेरी लॉन्ग आउटलाइंस। साफ पता चलता है कि इनको ना कभी किसी ने आउटलाइन सही तरह सिखाई है, ना इन्होंने सीखी है। और क्या मकसद है भाई, 3-3 4-4 पेजेस पे आउटलाइन जा रही है? ये आउटलाइन है? वो तो ऐसे होगी ना। दो बातें हैं जिस वजह से मैं ये कहता हूँ। वजह नंबर वन तो ये है कि लेंथी एंड टू डिटेल्ड आउटलाइंस क्रिएट नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ट्राई टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। रीजन क्या है लेंथी और बहुत डिटेल्ड आउटलाइन लिखते हैं? नंबर वन तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका अपना टाइम जो है वो आउटलाइन लिखने पे इतना लग गया है कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने बहुत लंबी आउटलाइन लिखी हो और उसकी ऐसे भी पूरी हो गई हो 3 घंटे के अंदर। ऐसा कभी देखा नहीं है। वो फिर जल्दी जल्दी आखिर में चल के छोटे छोटे पैराग्राफ नजर आते हैं, एक एक दो दो सेंटेंसेस के। साफ पता चल रहा है कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। ऐसे के अंदर टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और चेक किया जा रहा है कि आप अपने एज एन ऑफिसर लेटर ऑन इन योर करियर हाउ विल यू मैनेज योर टाइम। ऐसे शोज ऑल दैट। ऐसे के अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल आपकी जो है वो नजर आ रही होती है। ये सब चीजें एग्जामिनर को फौरन एक नजर में जो है सारा कुछ नजर आ जाता है। सो डू नॉट राइट लेंथी, दे विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एग्जामिनर को वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ये जो डिटेल्ड और लेंथी आउटलाइंस हैं। और उसके बाद ये कि साफ पता चल रहा होता है कि अब आपके पास बाकी टाइम नहीं रहा। ट्राई टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। और लास्ट चीज जिसके बारे में मैं कहूंगा आउटलाइन के बारे में, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, डू नॉट मिस एनी मेजर पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू राइट इन द एसे। बाज़ औक़ात लोग आउटलाइन में कोई पॉइंट नहीं लिखते और आगे ऐसे के अंदर उसको लिख देते हैं, विच मीन्स कि उन्होंने कोई मेजर पॉइंट मिस कर दिया है। ऐसे लिखते हुए याद आता है ओहो हो ये भी लिखना था। नो, you have to mention it in the outline or you don't write about it at all. Number one. इसका opposite है, do not miss writing about the point which you have mentioned in the outline. जो कुछ आपने जिक्र किया है, अब उसके ऊपर आउटलाइन में जो कुछ कहा है, अब उसका ये नहीं हो सकता कि आप उसके बारे में पैराग्राफ डेवलप ना करें। अक्सर औकात इस तरह की आउटलाइंस देखी हैं जिसके जिसके अंदर आपने जो है वो आउटलाइन में वो पॉइंट मेंशन्ड है और आगे चल के वो पॉइंट मेंशन नहीं है। एक आउटलाइन में को पॉइंट लिखने का मकसद क्या था अगर आपने आगे चल के उसका पैराग्राफ में जो है वो जिक्र नहीं करना। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आउटलाइन राइटिंग एंड दे आर अकॉर्डिंग टू द सेट पैटर्न फॉर आउटलाइन राइटिंग, नंबर वन। और नंबर टू ये है कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑफ लास्ट मोर देन 30 years ऑफ टीचिंग, उसके अंदर जो मैंने मिस्टेक्स देखी हैं एस्पायरेंट्स को करते हुए, जो मैंने देखा है कि लोग किस तरह की गलतियां करते हैं, उनकी बेसिस पे आई हैव कंक्लूडेड दैट दीज आर द मेजर पॉइंट्स व्हिच यू शुड डू एंड यू शुड नॉट डू। गो थ्रू दिस लेक्चर वंस अगेन, listen to it once again, watch these slides once again, and these points will stay in your mind. Thank you very much. Stay in touch. You have my WhatsApp number here, 317-487-0605. You can write an email to me also, englishsolutions.pk@gmail. Um, you can access me through my Facebook page also, and then my LinkedIn profile is there.
For if you want to join my CSS English courses separately for essay and separately for Prescient composition paper, visit the Facebook page for English Solutions. So all these contact details, I hope they will allow you to uh, send me any questions or any explanations which you require about this topic. Thank you very much.